हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिएगा, आज की करंट अफेयर्स हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान किसने तैयार किया है। तो देखिएगा कि ये क्या दुनिया का पहला तैयार किया है, ये क्या सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान, सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान किसने तैयार किया है। सुपरसोनिक लड़ाकू विमान तैयार किया है, तो ये कौन से देश ने तैयार किया है। ये दुनिया का पहला है, इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, ये जो दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान तैयार किया है, ये रूस ने तैयार किया है। ठीक है, रूस ने तैयार किया है और इसका जो नाम है वो क्या है, व्हाइट स्वान TU-160M। व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर, ये क्या है, इसका नाम है। ये जो दुनिया का पहला सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है, इसका नाम क्या है, व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर इसका नाम है। और ये किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो रूस ने इसको तैयार किया है और इसने अपनी पहली उड़ान भरी है। ठीक है, और इसने अपनी पहली उड़ान भरी है, इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा, अब बात आती है रूस की। तो रूस के बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि जो रूस है ये यूरोप का सबसे बड़ा देश है। जो यूरोप महाद्वीप है, इसका सबसे बड़ा देश कौन सा है, इसका सबसे बड़ा देश है रूस। और ये जो ये क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या के हिसाब से भी दोनों में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस है। और रूस की जो कैपिटल है वो क्या है, तो मॉस्को इसकी कैपिटल है। मॉस्को इसकी कैपिटल कौन सी नदी के किनारे है, तो मोस्कवा नदी के किनारे है। ये मॉस्को कैपिटल है किसकी, रूस की कैपिटल है। उसके बाद देखिएगा कि जो रूस है इसकी सर्वाधिक सीमा, मतलब 16 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। 16 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है, जो कि सबसे अधिक सीमा लगती है। इतनी जो चीन है उसकी 12 देशों के साथ सीमा लगती है, लेकिन जो रूस है उसकी 16 देशों के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है। ठीक है, उसके बाद जो रूस है इसकी करेंसी क्या है, इसकी करेंसी क्या है, तो रशियन रूबल इसकी करेंसी है। और यहाँ के जो पीएम हैं वो कौन है, तो मिखाइल मिशुस्टिन। यहाँ के पीएम कौन है, मिखाइल मिशुस्टिन यहाँ के पीएम हैं। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और मिखाइल मिशुस्टिन यहाँ के पीएम हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। उसके बाद देखिएगा कि रूस में एक क्रांति होती है। रूसी जो क्रांति होती है ये कब होती है, 1917 के अंदर रूसी क्रांति होती है। तो ये जो रूसी क्रांति है ये 2 फेज में होती है। एक फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है और एक अक्टूबर क्रांति के नाम से जानी जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो सबसे लंबी नदी है रूस की वो कौन सी है। रूस की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो रूस की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी रूस की सबसे लंबी नदी है, जो कैस्पियन सागर में गिरती है। वोल्गा नदी जो है ये रूस की सबसे लंबी नदी है। रूस की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वोल्गा नदी है। ठीक है, और ये किस में गिरती है, तो जो वोल्गा नदी है ये कैस्पियन सागर में गिरती है। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा कि जो रूस है, बैकाल झील कहाँ पर है। बैकाल झील जो ये सबसे गहरी झील है ये कहाँ पर है, तो ये भी रूस के अंदर है। उसके बाद है कि जो उरुल के पहाड़ हैं, उरुल के पहाड़
पहाड़ ये कहाँ है, तो ये भी रूस के अंदर है। और इसके बाद सखारोव पुरस्कार जो माउंट एल्ब्रूस है, रूस का जो रूस या यूरोप या रूस का कह लो, दोनों का ही सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, ऊंचा पर्वत है ये है माउंट एल्ब्रूस। माउंट एल्ब्रूस जो पर्वत है ये रूस और यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। और उसके देखिएगा कि जो जिरकोन मिसाइल है उसका जो सफल परीक्षण किया है वो किसने किया है, जिरकोन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है रूस ने, ठीक है। जिरकोन मिसाइल है ये जो, इसका सफल परीक्षण किसने किया है, तो रूस ने इसका सफल परीक्षण किया है। और सखारोव पुरस्कार किसको दिया गया है, सखारोव पुरस्कार दिया गया है एलेक्सी नवलनी को सखारोव पुरस्कार दिया गया है। और ये एलेक्सी नवलनी कौन है, तो ये रूस में लीडर ऑफ अपोजिशन है, ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, मतलब विपक्ष की नेता है ये एलेक्सी नवलनी। और इनको क्या दिया गया है, इनको सखारोव पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद हाल ही में डीआरडीओ जो है उसने ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया था, ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया था। तो ये जो है भारत और रूस की जो संयुक्त जो इस ब्रह्मोस मिसाइल का जो निर्माण किया है वो किसने किया है, भारत और रूस ने संयुक्त रूप से मिलकर इसका ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया है। और ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसकी जो क्षमता है, जो इसकी स्पीड है वो कितनी है, 2.8 मैक किसकी क्षमता है, ब्रह्मोस मिसाइल की क्षमता है। और इसका जो परीक्षण किया है वो कहाँ से किया है, तो जो INS विशाखापत्तनम है उससे इसका डीआरडीओ द्वारा इसका परीक्षण किया गया है, ठीक है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका जो परीक्षण किया गया है। और जो भारत के जो रूस में भारत के राजदूत कौन से हैं, भारत के राजदूत कहाँ पर, रूस के अंदर, तो वो हैं डीवी वेंकटेश वर्मा क्या है, भारत के राजदूत हैं, कहाँ पर, रूस के अंदर भारत के राजदूत हैं डीवी वेंकटेश वर्मा, ठीक है। उसके बाद जो रूस है इसके अंदर ये भी पूछ लिया जाता है कि इसकी सीमा कितने देशों से मिलती है, सीमा 16 देशों से मिलती है। और इसके अंदर टाइम जोन कितने हैं, इसके अंदर कितने टाइम जोन है, तो इसके अंदर 11 टाइम जोन है, रूस के अंदर 11 टाइम जोन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है जो इंडियन रेलवे है उसने इंडियन रेलवे है उसने क्या किया है कि जो ट्रेन गार्ड का जो पद था उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है, गार्ड की जगह ट्रेन मैनेजर इसका नाम चेंज कर दिया गया है, ठीक है, नाम चेंज कर दिया गया है ट्रेन मैनेजर। जो तो इंडियन रेलवे ने हाल ही में देखिएगा कि जो रेल के अंदर जो आपका सामान खो गया है, खोए हुए सामान के लिए जो देखिएगा 1 मिनट, खोए सामान के लिए कौन सा जो मिशन शुरू किया गया था, तो इसके लिए शुरू किया गया था मिशन अमानत, इसके लिए शुरू किया गया था। और ये किसके द्वारा, तो जो आरपीएफ है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, इसके द्वारा अमानत मिशन स्टार्ट किया गया था। तो ये किस लिए, रेल में जो सामान खो जाता है यात्रियों का, उनके लिए ये मिशन अमानत स्टार्ट किया गया था आरपीएफ के द्वारा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद जो हाल ही में वर्तमान में जो रेल मंत्री हैं वो कौन है, मंत्री कौन है, जो रेल मंत्री कौन है वर्तमान में, तो ये है अश्वनी वैष्णव जी क्या हैं, हमारे वर्तमान में रेल मंत्री हैं, ठीक है। और देखिएगा स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो ये थे जॉन मथाई। पहले रेल मंत्री कौन थे, जॉन मथाई क्या थे,
स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। और भारत में सबसे पहले रेल कब स्टार्ट हुई थी? 1853 के अंदर रेल स्टार्ट हुई थी। और किसके टाइम पर? तो डलहौजी के टाइम पर रेल स्टार्ट हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो रेलवे बोर्ड के हाल ही में चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं 1 जनवरी 2022 को रेलवे बोर्ड है उसके न्यू चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। तो ये किसको बनाया गया है? तो ये VK त्रिपाठी को, विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद है कि जो एक सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है उसका संबंध किससे है? सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है केरल से, इसका संबंध है। और इसके तहत क्या किया जाएगा कि जो कसारकोड है केरल के अंदर और उससे लेकर तिरुवनंतपुरम जो केरल की राजधानी है, तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है, वहां तक एक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। किसके तहत? सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के तहत ये काम सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। और उसके बाद देखिएगा कि दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन किसने लॉन्च किया था? दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन किसने, जो कि रेल की पटरी पर भी चलेगा और सड़क पर भी चलेगा, ऐसा वाहन डुअल मोड वाहन कहलाता है। तो डुअल मोड वाहन किसने लॉन्च किया था? ये लॉन्च किया था जापान ने, ये लॉन्च किया था। ये क्या है? ये सड़क पर भी चलेगा और उसके साथ साथ पटरी पर भी ये चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसका जल मेट्रो परियोजना वाला पहला शहर, जल मेट्रो परियोजना शुरू की गई थी, इसमें पहला शहर कौन बना था? वाला पहला शहर तो ये है कोच्चि, केरल है जो ये पहला शहर बना था जल मेट्रो परियोजना वाला, कोच्चि केरल के अंदर। इसके अंदर क्या हुआ था कि इसके अंदर 23 इलेक्ट्रिक बोट बनाई गई हैं, 23 इलेक्ट्रिक बोट बनाई जानी है। और इनमें से जो फर्स्ट बोट है ये जल के अंदर उतार दी गई थी, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मजलिस। इसे ही हम क्या कहते हैं? जल मेट्रो परियोजना। ठीक है, और इसमें पहला शहर कौन सा बना है? कोच्चि केरल जो है ये पहला शहर बना है। अब हाल ही में कुछ नाम चेंज हुए हैं, उनको भी हम देख लेते हैं कि जैसे कि इसमें इंडियन रेलवे ने क्या किया है, तो जो ट्रेन गार्ड है उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? ट्रेन मैनेजर कर दिया गया। उसी तरह देखते हैं कि जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन है MP भोपाल MP के अंदर, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? तो रानी कमलावती रेलवे स्टेशन, रानी कमलावती के नाम पर इसका नाम कर दिया गया है, रानी कमलावती रेलवे स्टेशन इसका नाम कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि नेक्स्ट है जो कौन सा रेलवे स्टेशन है? केवड़िया रेलवे स्टेशन है, केवड़िया रेलवे स्टेशन है, इसका नाम क्या कर दिया गया है? तो केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन, एकता नगर रेलवे स्टेशन इसका नाम कर दिया गया है। और ये एकता नगर किसकी याद में रखा गया है? तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनका जो जन्म दिवस है वो 31 अक्टूबर को वो किस रूप में मनाया जाता है? तो एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उसी कारण इसका नाम क्या किया गया है? एकता नगर किया गया है। और जो पहली फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी किसे बनाया गया है? इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी बनी है? तो ये केवड़िया गुजरात को बनाया गया है। और जो ये केवड़िया है यहीं पर एक द्वीप है, कौन सा? साधु बेट द्वीप। और जिस पर क्या है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी ये किसी की मूर्ति है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है जो कि यहाँ पर बनाई गई है। और इसके जो निर्माता है वो कौन है? राम वी सुतार इसके निर्माता हैं। ठीक है, और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है इनको लौह पुरुष कहा जाता है। और इसको लौह पुरुष की उपाधि किसने दी थी? तो बारदोली की महिलाओं ने इसको लौह पुरुष की जो वो दी थी, क्या
उपाधि दी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि उत्तराखंड के अंदर जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, तो उसका नाम चेंज करके कर दिया गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका स्टार्टिंग में नाम क्या था, इसका स्टार्टिंग में नाम था हेली नेशनल पार्क। और इसके बीच से क्या है, इसके बीच से रामगंगा नदी गुजरती है, इसीलिए इसका जो नाम चेंज कर दिया गया है वो क्या कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क। और ये कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, उसके बाद है कि एक कलकत्ता बंदरगाह है, जो कलकत्ता बंदरगाह का नाम चेंज किया गया है। ये किसके नाम पर, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर इसका नाम चेंज किया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर इसका चेंज किया गया है। उसके बाद देखिएगा कांडला बंदरगाह, जो कांडला बंदरगाह है उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, तो इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर चेंज कर दिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर। एक हावड़ा कालका एक्सप्रेस ट्रेन है, हावड़ा कालका एक्सप्रेस ट्रेन है, कालका एक्सप्रेस है, इसका नाम सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है, नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। और जो नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप है, सुभाष चंद्र बोस जो है उनके नाम पर जो द्वीप है वो कहाँ पर है, तो रोस द्वीप। रोस द्वीप किससे रिलेटेड है, सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है रोस द्वीप। और ये कहाँ पर है, तो अंडमान एंड निकोबार के अंदर कौन सा द्वीप है, रोस द्वीप है। और अंडमान एंड निकोबार में ही कौन सा द्वीप है, एक हेवलॉक आइलैंड है, कौन सा, हेवलॉक आइलैंड है। इसका नाम किसके नाम पर चेंज कर दिया गया है, तो इसका नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया है, स्वराज द्वीप। इस किसके नाम पर, सुषमा स्वराज के नाम पर इसका नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया है, हेवलॉक आइलैंड का। और कहाँ पर है ये, अंडमान एंड निकोबार के अंदर है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो उड़ीसा है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, ये कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा के अंदर है। और इसका जो पहले नाम था वो क्या था, व्हीलर द्वीप इसका पहले नाम था। ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ठीक है, और जो ये सुभाष चंद्र बोस हैं उनके जो जन्म दिवस को 23 जनवरी को क्या मनाया जाएगा, तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और जो हाल ही में 26 जनवरी है उसका जो प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं, 26 जनवरी के लिए जो प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं वो कब से स्टार्ट होते थे, तो 24 जनवरी से वो हर साल स्टार्ट होते थे। लेकिन अब की बार इस 23 जनवरी को भी इसमें ऐड कर लिया गया है, क्योंकि ये सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस है जिसको हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसको भी याददाश्त बनाने के लिए 23 जनवरी को से 26 जनवरी तक क्या है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के जो प्रोग्राम है वो आयोजित किए जाएंगे। और 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत में जो मध्य एशियाई देश हैं, 5 मध्य एशियाई देश हैं, वे अब की बार चीफ गेस्ट के रूप में पधारेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फोर्ब्स है उसने एक लिस्ट जारी की है। फोर्ब्स लिस्ट में सर्वाधिक कमाई वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो ये बनी है नाओमी ओसाका। कौन बनी है, नाओमी ओसाका जो है ये पहली खिलाड़ी बनी है। इनका संबंध कहाँ से है, तो ये जापान की एक टेनिस प्लेयर हैं, जापान की एक टेनिस प्लेयर हैं जिसने कि ये फोर्ब्स लिस्ट में टॉप पोजीशन हासिल की है, नाओमी ओसाका ने। और देख इसमें सेकंड पोजीशन किसकी आई है, तो इसमें सेकंड पोजीशन आई है सेरेना विलियम्स जो हैं उनकी सेकंड पोजीशन आई है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये यूएसए की हैं। उसके बाद थर्ड पोजीशन आई है वीनस विलियम्स की थर्ड पोजीशन इसके अंदर रही है। ठीक है, फोर्ब्स लिस्ट के अंदर फर्स्ट है नाओमी ओसाका और सेकंड है सेरेना विलियम्स, और वीनस विलियम्स क्या है, थर्ड पोजीशन पर रही है। उसके बाद देखिएगा कि जो अंडर 19 एशिया कप है,
अंडर 19 एशिया कप है क्रिकेट का, एशिया कप 2021 का क्रिकेट का ये कप है, ये किसने जीता है? तो ये भारत ने इसको जीता है। और किसको हराकर जीता है? तो श्रीलंका इसके अंदर उपविजेता रहा है, श्रीलंका उपविजेता रहा है और भारत ने ये जीत लिया है अंडर 19 एशिया कप। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो श्रीलंका, इसके अंदर श्रीलंका आया है, तो श्रीलंका के बारे में हम बात कर लेते हैं। श्रीलंका के बारे में बात करते हैं। हाल ही में श्रीलंका ने क्या किया है? तो श्रीलंका ने हाल ही में खाद्य आपातकाल घोषित किया है। खाद्य आपातकाल घोषित किया है किसने? श्रीलंका ने। और वित्तीय संकट से खाद्य आपातकाल घोषित कर दिया है। और वित्तीय संकट से उभरने के लिए $900 मिलियन का $900 मिलियन का जो ऋण है वो किसने दिया है? ये दिया है भारत ने श्रीलंका को दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो ये श्रीलंका है इसके बारे में देखते हैं, इसके इतिहास के बारे में देखते हैं। जो श्रीलंका, ये यूके से कब स्वतंत्र हुआ था? तो यूके से ये स्वतंत्र हुआ 4 फरवरी 1948 को। 4 फरवरी 1948 को ये ब्रिटेन से, इंग्लैंड से अलग होता है और स्वतंत्र होता है। और ये रिपब्लिक कब बनता है? तो 22 मई 1972 को रिपब्लिक मतलब गणराज्य। गणराज्य का क्या मतलब होता है? कि जो देश का प्रधान होगा, मुखिया होगा, वो चुना हुआ होगा। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति होते हैं, तो हमारा जो भारत है ये रिपब्लिक है, गणराज्य है। और ये गणराज्य कब बना है? तो 22 मई 1972 को ये रिपब्लिक बना। उसके बाद जो इसका संविधान लागू हुआ वो कब हुआ? 7 सितंबर 1978 को। संविधान लागू कब हुआ इसका? संविधान लागू हुआ इसका 7 सितंबर 1978 को। 6 साल बाद इसका संविधान लागू होता है। रिपब्लिक बनने के 6 साल बाद इसका संविधान जो है ये लागू होता है। और इसकी जो संसद है उसके अंदर 225 सीट हैं। इसकी संसद में कितनी सीट हैं? 225 सीट हैं। और संसद का जो कार्यकाल होता है, ये कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और इसकी जो सबसे लंबी नदी है, श्रीलंका की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। महावेली गंगा इसकी सबसे लंबी नदी है। और इसकी जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा है? ऊंचा पर्वत है तो ये है माउंट पिदुरू। माउंट पिदुरू यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है। उसके बाद जो यहाँ का राष्ट्रीय खेल है, श्रीलंका का खेल है, वो कौन सा है? राष्ट्रीय खेल है वो है वॉलीबॉल। और इसके अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल के अंदर 6 खिलाड़ी होते हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से गेम के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वॉलीबॉल है। और इसके अंदर कितने खिलाड़ी हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। और यहाँ का राष्ट्रीय व्यंजन क्या है? तो कीरीबात यहाँ का राष्ट्रीय व्यंजन है। ठीक है, कीरीबात यहाँ का राष्ट्रीय व्यंजन है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरडीओ के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीआरडीओ ने क्या किया है? ब्रह्मोस जो मिसाइल है, ब्रह्मोस भारत और रूस की जो मिसाइल है, इसका समुद्र से समुद्र में परीक्षण किया है। समुद्र से समुद्र में परीक्षण किया है। किसने? डीआरडीओ ने इसका परीक्षण किया है। तो बात आती है डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ की जो स्थापना होती है 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है। और इसके अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु के अंदर, इसका बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और जो ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। सॉरी फ्रेंड्स,
जो इसरो का हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु के अंदर, लेकिन डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली के अंदर है। और 2022 को 1 जनवरी 2022 को इसका 64वां स्थापना दिवस मनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा इसका मोटो क्या है, इसका मोटो है बलश्यम मूलम विज्ञानम, बलश्यम मूलम विज्ञानम इसका मोटो है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो ये ब्रह्मोस मिसाइल है इसकी स्पीड मैंने आपको बताई थी 2.8 मैक इसकी स्पीड है। और मैक क्या होता है, ये जो साउंड की स्पीड होती है उसको मापने की इकाई होती है, मैक होती है। और उसके बाद ये जो डीआरडीओ ने ही परीक्षण किया था एक मानव संचालित MPATGM, क्या है ये एक मिसाइल है, इसका डीआरडीओ ने परीक्षण किया था। इसकी फुल फॉर्म देखिएगा, इसकी फुल फॉर्म है मैन पोर्टेबल, मतलब मैन इसको आसानी से इधर उधर ले जा सकता है और इसको लॉन्च कर सकता है। एंटी टैंक, मतलब टैंक को नास्ते नाबूद करने के लिए बनाई गई है। और गाइडेड, मतलब फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर ये कार्य करेगी। और मिसाइल मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये MPATGM, और इसका डीआरडीओ ने हाल ही में सफल परीक्षण किया है। और इसकी जो क्षमता है ये कितनी है, 2.5 किलोमीटर इसकी क्षमता है। उसके बाद नाग क्या है, ये भी एक एंटी टैंक मिसाइल है। नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है और ये इसका भी परीक्षण किसने किया है, डीआरडीओ ने किया है। और उसके बाद परले जो मिसाइल है, परले मिसाइल है, इसका जो परीक्षण किया है वो भी किसने किया है, डीआरडीओ ने किया है। और ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस वार करने वाली मिसाइल है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। APJ अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है टेसी थॉमस को, टेसी थॉमस को कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, तो ये श्रीधरन को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा वाटरमैन ऑफ इंडिया, वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहा जाता है, राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। और उसके बाद है बर्डमैन ऑफ इंडिया, बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये याद रखना, किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो उड़ीसा है, उड़ीसा राज्य है, इसने क्या किया है, इसने जो राज्य सिविल परीक्षा होती हैं, राज्य सिविल सर्विस की जो परीक्षा होती हैं उनमें एज को बढ़ा दिया गया है। इसमें पहले जो 32 ईयर थी जो ये इसमें सर्वाधिक थी, लेकिन इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, अब 38 साल इसको बढ़ा दिया गया है, 32 से 38 साल इसको बढ़ा दिया गया है और राज्य सिविल सेवा परीक्षा के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अब उड़ीसा के बारे में देखते हैं। तो जो उड़ीसा के सीएम हैं वो कौन है, नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम हैं, नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम हैं। और गवर्नर कौन है, तो गणेशी लाल उड़ीसा के गवर्नर हैं। और उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना होती है उड़ीसा की, तो इसीलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा स्थापना दिवस मनाया जाता है। उसके बाद सबसे जो लंबे उड़ीसा का जो सबसे लंबा पुल है, उड़ीसा का सबसे लंबा पुल है टी सेतु, लंबा पुल टी सेतु जो है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, तो कटक के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि जो सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है प्रलय, इसका भी कहाँ पर किया गया, प्रलय जो है ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है।
गाइडेड मिसाइल है, ये भी फायर एंड फॉरगेट के टेक्नोलॉजी पर ये आधारित है। और इसका परीक्षण भी कहाँ किया गया है, तो उड़ीसा के अंदर इसका परीक्षण किया गया DRDO के द्वारा। नेक्स्ट है जो अर्बन जो गवर्नेंस इंडेक्स आया था, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप किसने किया था, तो उड़ीसा ने इसके अंदर टॉप किया था। नेक्स्ट देखिएगा गरिमा योजना, गरिमा योजना किसने लॉन्च की, तो गरिमा योजना भी उड़ीसा ने लॉन्च की। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय किसने बनाया, आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय किसने बनाया, ये भी उड़ीसा ने बनाया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट देखते हैं कि एक पाराद्वीप जो बंदरगाह है ये कहाँ पर है, पारादीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह ये कहाँ पर है, तो उड़ीसा के अंदर है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा के अंदर है। इसके फेमस नृत्य देखते हैं तो जो ओडिसी है वो यहाँ का क्लासिकल डांस है। कौन सा डांस है, क्लासिकल डांस यहाँ का कौन सा है, ओडिसी है। गोरीपुआ और वाद्यनाथ, गोरीपुआ और वाद्यनाथ जो है यहाँ के फेमस नृत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि क्या है, यहाँ का राजकीय पशु क्या है, राजकीय पशु यहाँ का क्या है, सांबर राजकीय पशु है। और राजकीय पक्षी क्या है, राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर, इंडियन रोलर यहाँ का राजकीय पक्षी है। और राजकीय वृक्ष क्या है, तो राजकीय वृक्ष है अशोका का जो वृक्ष है उसको क्या कहते हैं, राजकीय वृक्ष है उड़ीसा का। और यहाँ के जो क्या पकवान है वो कौन सा है, पकवान, राष्ट्रीय पकवान क्या है, तो राजकीय पकवान, राष्ट्रीय नहीं राजकीय पकवान क्या है, पाखल यहाँ का राजकीय पकवान है। ठीक है, यहाँ के प्रमुख पर्व या उत्सव कौन से हैं, तो नुआखाई पर्व है, रज पर्व है और धनु यात्रा है। ये कहाँ से संबंधित है, उड़ीसा से इनका संबंध है। और इसके अंदर चिल्का झील है, चिल्का झील कहाँ पर है, तो उड़ीसा के अंदर है चिल्का झील। भितरकनिका नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क। ठीक है, और इसके अंदर एक नेशनल पार्क और है, वो कौन सा है, तो सिमलीपाल नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क। और उड़ीसा में ही क्या है, एक मंदिर है कोणार्क मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर है। ये कौन से देवता को समर्पित है, तो जैसा कि नाम में ही है तो सूर्य देव को समर्पित है कोणार्क सूर्य मंदिर। ये किसका निर्माण किसने करवाया था, तो जो गंग वंश के राजा थे नरसिंह देव, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और इसको क्या कहा जाता है, तो इसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। और 100% सौर ऊर्जा संचालित कौन सा मंदिर है, तो ये कोणार्क सूर्य मंदिर है उड़ीसा का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अभी हाल ही में जो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो उस पर क्या मनाया जा रहा है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो इसमें एक आयोजन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, वैश्विक सूर्य नमस्कार, वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये कहाँ पर किया गया है, तो इसका आयोजन किया कौन से मंत्रालय के द्वारा, आयुष मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया है। हमारे हाल ही में आयुष मंत्री कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल, जो असम के पूर्व CM थे, सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्री हैं हमारे सर्बानंद सोनोवाल। और सर्बानंद सोनोवाल ने ही हार्टफुलनेस योगा यूनिवर्सिटी जो है ये कहाँ पर स्टार्ट की है, तो ये हैदराबाद के अंदर इसका उद्घाटन किया था, हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया। और असम के जो पहला खेल विश्वविद्यालय था, असम का पहला खेल विश्वविद्यालय, इसका उद्घाटन भी किसने किया, इसका उद्घाटन भी सर्बानंद सोनोवाल ने किया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो ये आयुष है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो A से होता है आयुर्वेदा,
आयुर्वेद, वाई से योगा एंड नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी, और यू से होता है यूनानी, और एस से होता है सिंध, और एच से होता है होम्योपैथी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, असम से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं कि जो असम है इसका पूर्व नाम क्या था। असम का पूर्व नाम था कामरूप, और जो असम की स्थापना की थी वो किसने की थी, तो गोपीनाथ बारदोलोई ने इसकी स्थापना की थी। और गोपीनाथ बारदोलोई एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो ये भी असम के अंदर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, असम के सीएम कौन है। असम है, इसके सीएम कौन है, तो हेमंत बिस्वा यहाँ के सीएम हैं। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, तो जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। जगदीश मुखी यहाँ के क्या हैं, गवर्नर हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि यहाँ पर विधानसभा की जो सीट है वो कितनी है। विधानसभा की सीट 126 है, और लोकसभा की सीट कितनी है, तो 14 है, और राज्यसभा की सीट है वो 7 है यहाँ पर। ठीक है, और जो असम के अंदर जो पोशाक पहनी जाती है, जो पोशाक पहनी जाती है उनको क्या कहते हैं, तो जो महिला पोशाक पहनती हैं और जो पुरुष पोशाक पहनते हैं उनको अलग अलग बोला जाता है। महिला की जो पोशाक होती है उसे क्या कहा जाता है, मेखला चादोर, मेखला चादोर कहा जाता है महिला की पोशाक को, और पुरुष की जो पोशाक है उसको कहा जाता है गमोसा। गमोसा पुरुष की पोशाक को, महिला मेखला चादोर जो है वो ड्रेस पहनती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिसेज इंडिया, मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड, मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021 किसको दिया गया है, तो ये मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021 है, ये दिया गया है डॉक्टर निकिता सोकल को। डॉक्टर निकिता सोकल को ये दिया गया है। मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021 किसको दिया गया है, डॉक्टर निकिता सोकल को ये अवार्ड दिया गया है। उसके बाद हाल ही में बनी थी मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स 2021, ये कौन बनी थी, तो हरनाज संधू बनी थी मिस यूनिवर्स 2021। टोटल कितनी भारतीय जो हैं वो मिस यूनिवर्स बनी हैं, तो 3 बनी हैं। कौन कौन सी, 1994 के अंदर बनती है सुष्मिता सेन 1994 में, और उसके बाद 2000 के अंदर बनती है लारा दत्ता, लारा दत्ता सन 2000 के अंदर बनती है। और 2021 में कौन बनी है, तो हरनाज संधू 21 साल के बाद मिस यूनिवर्स का खिताब इन्होंने जीता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो रामानुजन पुरस्कार है, कौन सा पुरस्कार, रामानुजन पुरस्कार है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो गणित के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। और गणित दिवस किस दिन मनाते हैं हम, गणित दिवस किस दिन मनाते हैं, तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है गणित दिवस। ठीक है, ये किसको मिला है, नीना गुप्ता को मिला है रामानुजन पुरस्कार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसको दिया गया है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसको दिया गया है, तो अनिल प्रकाश जोशी को, अनिल प्रकाश जोशी है उनको कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड, मेमोरियल अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये अनिल प्रकाश जोशी को दिया गया है। उसके बाद पेटा का, जो पेटा है उसका 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, पर्सन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, तो ये आलिया भट्ट को दिया गया है, आलिया भट्ट को दिया गया है। नेक्स्ट है बिहार विभूति सम्मान किसको दिया गया है, बिहार विभूति सम्मान किसको दिया गया है, तो ये रोहित कुमार को दिया गया है, रोहित कुमार को दिया गया है बिहार विभूति सम्मान। और ऑर्डर ऑफ कनाडा से किसको सम्मानित किया गया है, ऑर्डर ऑफ कनाडा से किसको सम्मानित किया गया है, तो ये ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित होने वाले 3 हैं, उनमें कौन को किस किस का नाम है, तो देखिएगा नवजीत सिंह ढिल्लो, नवजीत सिंह ढिल्लो,
ये फर्स्ट है। उसके बाद सेकंड है डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट, डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट सेकंड है। और थर्ड है वेंकुटम अय्यर लक्ष्मणन, डॉक्टर वेंकुटम अय्यर लक्ष्मणन, ये कौन है, ये थर्ड है। तो इन तीनों को क्या दिया गया है, ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फिलीपींस है इसके बारे में बताऊंगी मैं आपको। एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, वैसे तो निधन से रिलेटेड है, लेकिन उससे जोड़कर मैं आपको बहुत कुछ बता दूंगी। जो कमाल खान हैं वो क्या थे, ये एक पत्रकार थे। ठीक है, ये एक पत्रकार थे और ये एनडीटीवी के पत्रकार थे। क्या थे ये, एनडीटीवी जो है उसके पत्रकार थे और इनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। ठीक, कमाल खान एनडीटीवी के पत्रकार थे, इनका निधन हो गया है। ये था आज का करंट का क्वेश्चन। ठीक, इससे रिलेटेड हम पुरानी करंट को जोड़ते हैं। जो भारतीय हैं रवीश कुमार, ये भी क्या है, एनडीटीवी के पत्रकार हैं, एनडीटीवी के पत्रकार हैं। इनको 2019 के अंदर कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो इनको दिया गया रेमन मैगसेसे पुरस्कार। ठीक है, रेमन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया। ये जो रेमन मैगसेसे पुरस्कार है ये कहाँ पर दिया जाता है, तो ये मनीला फिलीपींस, मनीला जो फिलीपींस की राजधानी है वहाँ पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो रेमन मैगसेसे पुरस्कार दिया जाता है। और जो फिलीपींस के जो राष्ट्रपति थे रेमन मैगसेसे, उनकी याद में ये मनीला के अंदर ये रेमन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया है। और 2021 में ये कितनों को दिया गया, तो 2021 में ये 5 पर्सन्स को दिया गया, 5 व्यक्तियों को दिया गया, जिसके अंदर एक इम्पोर्टेंट है फिरदौस कादरी। फिरदौस कादरी ये क्या है, ये एक वैक्सीन वैज्ञानिक है। क्या है ये, वैक्सीन वैज्ञानिक हैं। और इनका ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। फिरदौसी कादरी, इनको क्या दिया गया है, रेमन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जो बांग्लादेश है ये कब फ्रीडम, इसको आज़ादी कब मिली थी, तो बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। और इसका जो संविधान लागू हुआ था, संविधान कब से, 16 दिसंबर 1972 से इसका संविधान लागू होता है। ठीक है, संविधान लागू होता है और यहाँ पर इसको आज़ादी मिलती है, मतलब फ्रीडम मिलती है 26 मार्च 1900। इसीलिए जो बांग्लादेश है वो 26 मार्च को क्या मनाता है, 26 मार्च को आज़ादी दिवस मनाता है बांग्लादेश। उसके बाद देखिएगा कि हम देखते हैं फिलीपींस से रिलेटेड, जो मनीला फिलीपींस है उसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, चावल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, तो ये है मनीला फिलीपींस के अंदर। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये है कटक उड़ीसा के अंदर। देखिएगा एक ही अक्षर, जो एक ही वर्ड है उसका डिफरेंस है बस। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछे तो उड़ीसा के अंदर है, और जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछे तो ये कहाँ पर है, मनीला फिलीपींस के अंदर है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो ये फिलीपींस है इसके जो प्रेसिडेंट हैं, इसके जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट कौन है, तो प्रेसिडेंट हैं रॉबर्ट दुगर्टो। रॉबर्ट दुगर्टो क्या है, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने बाल विवाह के उसमें बाल विवाह को रोकने के लिए एक कानून बनाया है। उसके तहत क्या होगा कि अगर 18 वर्ष से कम उम्र की अगर लड़की की शादी कर दी तो जो उसके माता पिता हैं उनको दोनों को 12 वर्ष की सजा होगी। 12 वर्ष को क्या कि दोनों माता पिता को 12 वर्ष की जेल की सजा होगी। ठीक है, और उसके बाद क्या किया, तो इसीलिए बाल विवाह पर इन्होंने क्या किया है, बाल विवाह पर इन्होंने पाबंदी लगाने के लिए कानून बनाया है, पाबंदी पर कानून बनाया है इन्होंने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि हाल ही में बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना है, तो बाल विवाह मुक्त जिला बना है गंजम डिस्ट्रिक्ट। बाल देखिएगा मैं ऊपर लिख देती हूँ आपको, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा,
तो बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना है हाल ही में? बाल विवाह मुक्त जिला बना है गंजम। गंजम जो जिला है कहाँ पर है ये? उड़ीसा के अंदर है गंजम जिला। ये बना है बाल विवाह मुक्त जिला बना है गंजम जिला उड़ीसा के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो फिलीपींस है यहाँ पर कौन सी ज्वालामुखी है? ताल ज्वालामुखी। ताल ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो ये फिलीपींस के अंदर है। फिलीपींस में कौन सी ज्वालामुखी है? ताल ज्वालामुखी है। और एक क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है, नोबेल प्राइज है 2021 का, वो किसको दिया गया है? तो ये दो को दिया गया है, मारिया रेसा और दामित्री मुरातोव। याद कीजिएगा, रिया आपकी मित्री बनी और आपकी शांति भंग हो गई। ठीक है, तो शांति के क्षेत्र में दिया गया है और दामित्री मुरातोव को दिया गया है। नोबेल प्राइज बताने की क्या बात थी? तो देखिएगा कि ये दोनों क्या हैं? ये दोनों पत्रकार हैं और इनका संबंध कहाँ से है? तो जो ये मारिया रेसा है ये कहाँ से हैं? ये रूस से हैं। और जो ये दामित्री मुरातोव हैं ये कहाँ से हैं? तो दामित्री मुरातोव कहाँ से हैं? रूस से हैं। और ये जो मारिया रेसा है ये कहाँ से हैं? तो फिलीपींस से इनका संबंध है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको ये बताया है। हाल ही में एक पेपर में पूछ लिया गया था, एक एग्जाम में पूछ लिया गया था कि जो मारिया रेसा है जिनको शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है वो कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो फिलीपींस से बिलोंग करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है कि जो फिलीपींस है उसने भारत से जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है उसको, ये जो फिलीपींस है इसने क्या किया है? जो ब्रह्मोस मिसाइल है जिसका डीआरडीओ ने परीक्षण किया है, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, जो क्रूज मिसाइल है, इसको खरीदने की घोषणा किसने की है? तो फिलीपींस जो है उसने इसको खरीदने की घोषणा की है। ठीक है, खरीदने की घोषणा की है। किसने? फिलीपींस ने इसको भारत से खरीदने की घोषणा की है, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को खरीदने की घोषणा की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पंजाब के जो गवर्नर हैं, पंजाब के गवर्नर हैं, उन्होंने क्या किया है? एक ऐप लॉन्च किया है कोविड-19 के बारे में सारी जानकारी देने के लिए। ये ऐप लॉन्च किया गया है, तो कौन सा ऐप है? COVA कोवा CHD ऐप। कोवा CHD ऐप है ये किसने जारी किया है? तो ये किया है, ये लॉन्च किया है किसने? पंजाब ने ये लॉन्च किया है, पंजाब ने लॉन्च किया है। और पंजाब के जो CM हैं वो कौन है? तो चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं ये पंजाब के CM हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित। CM कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी यहाँ के CM हैं। चरणजीत सिंह चन्नी यहाँ के CM हैं। और गवर्नर कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं, बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, और ये जो बनवारी लाल पुरोहित हैं यही क्या हैं? यही चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं। चंडीगढ़ के प्रशासक भी कौन है? तो ये बनवारी लाल पुरोहित हैं। और जो पंजाब है इसकी कैपिटल कौन सी है? तो इसकी कैपिटल है चंडीगढ़, इसकी कैपिटल है। ठीक है, तो इन्होंने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कोवा चंडीगढ़ ऐप लॉन्च किया है। इससे क्या होगा कि जो कोविड-19 के बारे में सारी जानकारी प्राप्त किससे हो जाएंगी? इस कोवा CHD ऐप से इसकी जानकारी प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो पंजाब है इसने हाल ही में 23वां जिला बनाया था। तो 23वां जिला किसको बनाया था? मालेर कोटला को पंजाब ने अपना 23वां जिला घोषित किया था। ठीक है, 23वां जिला बना है पंजाब का मालेर कोटला। और इसने अपना राज्य उत्सव किसको घोषित किया है? राज्य उत्सव घोषित किया है जगन्नाथ रथ यात्रा जो है उसको पंजाब ने अपना राज्य उत्सव घोषित किया है। ठीक है, उसके बाद बसेरा योजना है एक, वो भी किसने लागू की है? जो झुग्गी झोपड़ियों वाले जो आदमी होते हैं, झुग्गियों के लिए किसने बसेरा योजना स्टार्ट की है? तो पंजाब ने ये बसेरा योजना स्टार्ट की है। ठीक है, मेरा घर मेरा नाम योजना भी किसने स्टार्ट की है? पंजाब ने स्टार्ट की है, मेरा घर मेरा नाम योजना। ठीक, उसके बाद स्मार्ट राशन कार्ड योजना,
स्मार्ट राशन कार्ड योजना किसने स्टार्ट की है? तो ये भी पंजाब ने स्टार्ट की है। और सुखजीत मेगा फूड पार्क है, ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? सुखजीत मेगा फूड पार्क, मेगा फूड पार्क, तो ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये कपूरथला पंजाब के अंदर ये बनाया जा रहा है, ठीक है। और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है वो कहाँ है? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है वो कहाँ है? तो पटियाला के अंदर है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, पटियाला के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो ई दाखिल पोर्टल है वो किस लिए लॉन्च किया है इन्होंने? ई दाखिल पोर्टल, ई दाखिल पोर्टल किसने लॉन्च किया? फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है, तो पंजाब ने लॉन्च किया है। और किस लिए लॉन्च किया है? तो शिकायत दर्ज करने के लिए, शिकायत जो भी किसी की शिकायत है उसको दर्ज करने के लिए क्या लॉन्च किया है? ये ई दाखिल पोर्टल लॉन्च किया है। किसने? पंजाब ने ये ई दाखिल पोर्टल लॉन्च किया है। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्ल्ड जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी हुई है, कौन सी? तो ये जारी हुई है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2021 जारी हुई है। तो ये किसने जारी की है? तो ये वर्ल्ड बैंक ने ये जारी की है ये रिपोर्ट। जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2021 है ये किसने जारी की है? तो वर्ल्ड बैंक ने ये जारी की है। अब देखिएगा वर्ल्ड बैंक के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो जो वर्ल्ड बैंक है इसके बारे में डिटेल में देखेंगे अब हम सारी चीज़। जो एक सम्मेलन है, बात है 1944 की, बात है 1944 की। क्या होता है कि न्यू हैम्पशायर है जो जगह है, ये एक कहाँ पर? यूएसए के अंदर एक जगह है न्यू हैम्पशायर। यहाँ क्या होता है? 44 देशों का एक सम्मेलन होता है, 44 देशों का सम्मेलन होता है। और उस सम्मेलन को हम क्या नाम देते हैं? उस सम्मेलन को नाम दिया जाता है ब्रिटन वुड्स सम्मेलन, ब्रिटन वुड्स सम्मेलन इसको नाम दिया जाता है। और इसके अंदर कितने देश भाग लेते हैं? 44 देश इसके अंदर भाग लेते हैं। कब होता है ये? तो ये होता है 1 जुलाई से 22 जुलाई 1944 तक में, 1 जुलाई से 22 जुलाई तक ये सम्मेलन चलता है 1944 के अंदर, ठीक है। और इस सम्मेलन का जो परिणाम होता है उस वो परिणाम क्या होता है? क्या रिजल्ट आता है इस सम्मेलन का? कि 2 इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होता है। किस किस का? तो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, ये 2 इसके तहत बनते हैं, ठीक है। 1944 के अंदर जो IMF होता है इसका उद्देश्य क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाए रखना इसका उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाए रखना इसका उद्देश्य होता है, ठीक है। पेमेंट बनाए रखना इसका उद्देश्य है। उसके बाद देखिएगा मैं आपको इसको इरेज करके बताती हूँ, बाकी सारा वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में बताऊंगी मैं आपको आज कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप है उसके अंदर कितनी संस्था आती हैं। जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है इसके अंदर 5 ऑर्गेनाइजेशन आती हैं। देखिएगा फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट है IBRD। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1944 के अंदर, ठीक है। जब ब्रेटन वुड्स सम्मेलन होता है उसी साल 1944 में ही IBRD की स्थापना होती है। जो IBRD है इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। क्या होगी इसकी फुल फॉर्म? इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये इसकी
फुल फॉर्म होगी, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब इसका काम क्या है, इसकी स्थापना क्यों की गई भाई, इसकी स्थापना की क्या जरूरत पड़ी? तो जो गरीब देश होते हैं, जो गरीब देश होते हैं उनको लोन देने का ये काम करता है। लोन देने का काम किसका है? IBRD का काम है, गरीब देशों को लोन देने का। जो IBRD की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और काम क्या है इसका? गरीब देशों को लोन देने का इसका काम है। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 1944 के अंदर इसकी स्थापना होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसकी, नेक्स्ट है IDA। नेक्स्ट कौन सी है इसमें? सेकंड है IDA। IDA की फुल फॉर्म क्या होगी? इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। अब इसकी जो स्थापना होती है, IDA की जो स्थापना होती है वो कब होती है? तो 1960 के अंदर इसकी स्थापना होती है। 1960 में इसकी स्थापना होती है। और जो ये IDA है ये क्या करती है? जो IDA है ये क्या करती है? ये गरीब देशों को लोन देती है, गरीब देशों को लोन देती है। और जो IBRD थी वो गलती होगी मेरे से, मैंने क्या बता दिया आपको? गरीब देशों से लोन देती है, लेकिन ये इसकी स्थापना होती है 1944 में। और ये क्या करती है कि जो मिडिल इनकम वाली जो कंट्री है, मिडिल इनकम वाली जो कंट्री है उनको लोन देती है, वाली कंट्री को लोन देती है IBRD, कंट्री को लोन देती है, ठीक है। मिडिल इनकम वाली कंट्री को लोन देती है IBRD, और जो गरीब देशों को लोन देती है वो IDA लोन देती है, ठीक है। उसकी स्थापना 1944 के अंदर होती है IBRD की, और IDA की स्थापना 1960 के अंदर होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है IFC। थर्ड जो है IFC, इसकी फुल फॉर्म क्या है? 1956 के अंदर इसकी स्थापना होती है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। 1956 में इसकी स्थापना होती है। और इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, फाइनेंशियल कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। 1956 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और इसका काम क्या है कि ये प्राइवेट कंपनीज को लोन देती है, प्राइवेट कंपनी को लोन देती है, लोन देती है। और उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है MIGA, MIGA, MIGA। फोर्थ है MIGA, MIGA, MIGA। इसकी जो स्थापना होती है, इसकी 1988 के अंदर इसकी स्थापना होती है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गाइडेड एजेंसी, गाइडेड एजेंसी इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। और 1998 के अंदर इसकी स्थापना होती है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है, फिफ्थ कौन सी है? तो ICSI, ICSI ये है। और इसका फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 1966 के अंदर इसकी स्थापना होती है। अब सभी को एक साथ देख लीजिएगा कि जो फर्स्ट थी IBRD, इसकी स्थापना कब होती है? 1944 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और ये क्या करती है कि जो मिडिल इनकम वाली जो कंपनी है, मिडिल इनकम वाले जो देश हैं उनको, मिडिल इनकम जो कंट्री है उनको लोन देती है, कंट्री को लोन देती है। उसके बाद सेकंड कौन सी थी? तो सेकंड थी इसमें IDA,
IDA 1956 के अंदर इसकी 1960 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और ये किसको देती है? गरीब देशों को ये लोन देती है, गरीब देशों को लोन देती है। उसके बाद थर्ड है IFC, इसकी स्थापना 1956 के अंदर होती है और ये किसको देती है? तो ये प्राइवेट कंपनी को ये लोन देती है, प्राइवेट कंपनी को लोन देती है। ठीक है, और उसके बाद ये हो गया हमारा वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो था ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके अंदर 5 इसकी ब्रांच होती हैं। और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो 1944 के अंदर जिसकी जो हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में, इसमें 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो उनका जन्म हुआ था। फर्स्ट इज वर्ल्ड बैंक एंड सेकंड इज IMF। तो देखिएगा जो IMF है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC के अंदर, वॉशिंगटन DC की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और ये कौन सी नदी के किनारे है? तो ये पोटोमैक नदी के किनारे है वॉशिंगटन DC। और IMF इंटरनेशनल ये हो गया। इसकी जो डायरेक्टर हैं वो कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इसकी डायरेक्टर हैं, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इसकी डायरेक्टर हैं, अध्यक्ष हैं। और इसकी स्थापना 1944 में होती है। उसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना भी कब होती है? 1944 में ही होती है। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन DC के अंदर है। 1944 में स्थापना, वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर, DC हेडक्वार्टर। डेविड मालपास जो है वे इसके डायरेक्टर हैं, डेविड मालपास। और CEO कौन है इसके? तो CEO हैं अमिताभ कांत। इसके CEO कौन है? अंशुला कांत, अंशुला कांत इसके CEO हैं। और चीफ इकोनॉमिस्ट जो हैं इसके, चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? तो वो हैं कार्मेन रेनहार्ट, कार्मेन रेनहार्ट इसके चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, तो चलिएगा आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।